क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 5 देखने जा रहे हैं। चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। जब हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था पावर शेयरिंग का, तो उसमें हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग के अलावे कुछ पावर शेयरिंग के और तरीके थे जिसके अंतर्गत प्रेशर ग्रुप्स आते थे जो मूवमेंट्स करते हैं, स्ट्रगल्स करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं सरकार पे या जो शासक होता है उस पे परिवर्तन लाने के लिए, लोगों के हित में, देश के हित में। तो उसका भी बहुत अहम रोल होता है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में। पावर शेयरिंग का एक ये तरीका है। तो यहाँ देखेंगे इन दिस चैप्टर वी सी द इनडायरेक्ट वेज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स थ्रू प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इसके लिए एक बेहतरीन उदाहरण है मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल में लोकतंत्र नहीं था, वहाँ मोनार्की था, एब्सोल्यूट मोनार्की। मतलब वहाँ जो है राजा ही के पास सारी शक्तियाँ होती थी, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। तो लेकिन वहाँ के जो राजा थे उन्होंने, किंग बीरेंद्र सिंह, उन्होंने जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्की के जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लागू किया था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जिसका हेड होता है और राजा जो है वो नाम मात्र का, कहने के लिए जो है वो हेड होता है, लेकिन सारी शक्तियाँ कॉन्स्टिट्यूशन के पास में, पार्लियामेंट के पास में होती हैं। इसको लागू किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश 2001 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी और उनके पूरे परिवार को रहस्यमय तरीके से उनका मर्डर कर दिया गया, हत्या कर दी गई पूरे परिवार का। और तब वहाँ पर उनके जो भाई थे ज्ञानेंद्र, किंग ज्ञानेंद्र, वो वहाँ के शासक बने और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उसको हटा दिया। तो उसी के खिलाफ जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट हुआ जिसको बोलते हैं मूवमेंट फॉर रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी को फिर से बहाल करने का मूवमेंट। क्यों रिस्टोरिंग? क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी आ चुकी थी, जो किंग बीरेंद्र सिंह थे उनके नेतृत्व में। और अप्रैल 2006 की बात है ये। इसको बोलते हैं थर्ड वेव कंट्रीज़। थर्ड वेव कंट्रीज़ क्या है? मतलब ये क्या वहाँ कहीं तरंग उठता था या तीसरा तरंग था वो? नहीं। तो कुछ ऐसे देश हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले जहाँ पे डेमोक्रेसी आई, वो फर्स्ट वेव कंट्री कहलाते हैं। कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में डेमोक्रेसी आई, जिसमें हम लोग आते हैं, तो सेकेंड वेव कंट्री कहलाता है। और जहाँ पर 1990 के बाद में डेमोक्रेसी आई उसको हम लोग थर्ड वेव कहते हैं या थर्ड वेव कंट्रीज कहते हैं। तो नेपाल भी आता है थर्ड वेव कंट्रीज के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी ऑन बिफोर सेकेंड। ये तो हो गया जो बता दिया मैंने कि डेमोक्रेसी ऑन बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वार इज कॉल्ड फर्स्ट वेव, डेमोक्रेसी ऑन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार इज कॉल्ड सेकेंड वेव एंड डेमोक्रेसी ऑन आफ्टर 1990 इज कॉल्ड थर्ड वेव कंट्री। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज इन नेपाल अंडर किंग बीरेंद्र, दैट इज पावर वाज इन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, द किंग वाज नॉमिनल हेड बट अनफॉर्चुनेटली किंग एंड हिज फैमिली वाज किल्ड इन 2001 इन वेरी मिस्टीरियस वे। न्यू किंग ज्ञानेंद्र वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक रूल। और जो न्यू किंग बने वहाँ पे किंग ज्ञानेंद्र, वो इस डेमोक्रेटिक रूल को मानने को तैयार नहीं थे। इन 2005 किंग डिसमिस्ड द देन प्राइम मिनिस्टर एंड डिजॉल्व पार्लियामेंट। तो 2005 में क्या किया उन्होंने? किंग ज्ञानेंद्र ने जो प्रधानमंत्री था उसको बर्खास्त कर दिया और पार्लियामेंट को जो है वो डिजॉल्व कर दिया। अब परिणाम क्या हुआ कि मूवमेंट ऑफ अप्रैल 2006 स्टार्टेड। अप्रैल 2006 में आंदोलन शुरू हुआ और इसमें कैसे हुआ? 7 पार्टी अलायंस हुआ, SPA 7 पार्टी अलायंस बना। मतलब 7 पार्टी मिल करके
एक ग्रुप बनाया, वाज फॉर्म तैयार किया गया, 7 पार्टियों का समूह बनाया गया। 4 डे स्ट्राइक टर्न इनटू इंडेफिनिट स्ट्राइक, और 4 दिन के लिए स्ट्राइक करने वाले थे, वो क्या हो गया, अनिश्चित काल के लिए स्ट्राइक हो गया, हड़ताल हो गया। तो 7 पार्टियों के अलावे माओइस्ट इंसर्जेंट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइंट हैंड्स डिमांडिंग रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें जो माओइस्ट थे वो और कुछ और संस्थाएं इससे जुड़े और डेमोक्रेसी बहाल करने की मांग करने लगे। और ऑन 21 अप्रैल अल्टीमेटम वाज गिवन टू द किंग बाय 3 to 5 लाख प्रोटेस्टर्स। और 21 अप्रैल को 2006 को 3 से 5 लाख आंदोलनकर्ताओं ने, जो प्रोटेस्टर थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उन्होंने अल्टीमेटम दिया। और ऑन 24 अप्रैल 2006 द लास्ट डे ऑफ द अल्टीमेटम, 4 दिन का जो अल्टीमेटम दिया था, 24 अप्रैल को जो है आखिरी दिन था। किंग वाज फोर्स्ड टू कंसीड ऑल द 3 डिमांड्स, और राजा को विवश कर दिया चारों मांगों को मानने के लिए। क्या था, तीनों मांगों को मानने के लिए विवश कर दिया। तो 3 मांगें क्या थी, रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को फिर से बहाल किया जाए, पावर टू ऑल पार्टी एंड ग्रुप्स, जितने पार्टी हैं उनको पावर दिया जाए, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और एक नई असेंबली का गठन किया जाए। तो फिर हुआ क्या, जब इनकी बातें मान ली गई तो द एसपीए चूज गिरिजा प्रसाद कोइराला एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंतरिम गवर्नमेंट। जो अंतरिम सरकार थी उस समय, उसके लिए प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला को एसपीए ने चुना। एसपीए क्या था, 7 पार्टी अलायंस, 7 पार्टियों का जो अलायंस बना था, ग्रुप बना था, समूह बना था उन्होंने। अब इन 2008 द मोनार्की वाज एबोलिश्ड एंड नेपाल बिकेम ए फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और 2008 में मोनार्की जो है, राजतंत्र जो है, उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और नेपाल को फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया गया। इन 2015 इट एडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और 2015 में एक नए संविधान को इसने स्वीकार किया, अंगीकृत किया। किसने, नेपाल ने। द स्ट्रगल ऑफ द नेपाली पीपुल इज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन टू डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो संघर्ष था नेपाली लोगों का, वो जितने भी डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग हैं उनके लिए, पूरे विश्व के लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। तो ये थी घटना नेपाल की। अब इसी तरह से एक और हम देखेंगे बोलिविया की कहानी, बोलिवियाज वाटर वार। बोलिविया इज ए पुअर कंट्री इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में जो है एक गरीब देश बोलिविया है, और वहाँ पर जो है द वर्ल्ड बैंक प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू गिव अप इट्स कंट्रोल ऑफ म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई। मतलब जो म्यूनिसिपल में वाटर सप्लाई था वो कहा वर्ल्ड बैंक ने कि आप उसको छोड़ दीजिए, उसको जो है सो दूसरे मल्टीनेशनल कंपनीज़ को वाटर सप्लाई का जिम्मा दे दीजिए। क्योंकि जो गरीब कंट्री होते हैं ना, उस पर वर्ल्ड बैंक का बहुत कर्ज होता है, और वर्ल्ड बैंक फिर जैसे नचाना चाहता है वैसे गरीब देशों को नचाता है। ये दुनिया की स्थिति है। तो अब हुआ क्या, द गवर्नमेंट सोल्ड दीज राइट्स फॉर द सिटी ऑफ कोचबाम्बा टू ए एमएनसी। तो ये अधिकार जो है वो गवर्नमेंट ने किसको बेच दिया, एक मल्टीनेशनल कंपनी को। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया गया। एक सिटी है वहाँ का, तो बोलिविया का कोचाबम्बा, तो उसको दे दिया गया अधिकार वहाँ के पावर, वहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए मल्टीनेशनल कंपनी को। अब उसने क्या किया, द कंपनी इमीडिएटली इंक्रीज द प्राइस ऑफ वाटर बाय 4 times। और तुरंत उस कंपनी ने, उसको तो मुनाफा चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी को क्या चाहिए, मुनाफा। उसको सेवा से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे देश में भी हज़ारों मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनको केवल मुनाफा से मतलब है, और यहाँ के लोगों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। तो उसने क्या किया, जो वाटर का जो शुल्क लगता था उसको 4 गुना बढ़ा दिया अचानक से, सीधे 4 times। और ये जानकर के आश्चर्य होगा कि जहाँ के लोगों का एवरेज
इनकम मंथली 5,000 हो, वहाँ पर वाटर बिल आने लगा 1,000 रुपया। मतलब 1,000 रुपया केवल पानी के बिल लगने लगा, जहाँ पर एवरेज इनकम 5,000 रुपया हो। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। तो क्या हुआ, इन जनवरी 2000 ए न्यू अलायंस ऑफ लेबर, ह्यूमन राइट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स ऑर्गेनाइज ए सक्सेसफुल 4-day जनरल स्ट्राइक इन द सिटी। तो ये लोग मिल करके, ह्यूमन राइट्स वाले, लेबर वाले, कम्युनिटी लीडर्स जो होते थे, वो सब मिल करके 4 दिनों का जो है वो वहाँ पे सफलतापूर्वक स्ट्राइक किया सिटी में। द गवर्नमेंट एग्रीड टू निगोशिएट एंड स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ। तो कहा कि ठीक है, गवर्नमेंट जो है सो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो गई और हड़ताल को वापस ले लिया गया। कॉल्ड ऑफ मतलब वापस ले लिया गया। येट नथिंग हैपन, लेकिन हुआ गया कुछ नहीं। स्ट्राइक किया 4 दिनों का, फिर सरकार मध्यस्थता की और हड़ताल को वापस ले लिया गया, लेकिन हुआ गया कुछ नहीं। तो फिर क्या किया गया, द पुलिस रिजॉर्टेड टू ब्रूटल रिप्रेशन व्हेन द एजिटेशन वाज स्टार्टेड अगेन इन फरवरी। लेकिन बाद में जब फरवरी में फिर से आंदोलन शुरू हुआ, कह रहे ये तो कुछ हुआ ही नहीं हमारी मांगों का, तो बुरी तरह से जो है वो बर्बरतापूर्वक उस जो आंदोलन था उसको दबा दिया गया। अनदर स्ट्राइक फॉलोड इन अप्रैल। फिर जो है सो अप्रैल में स्ट्राइक हुआ, हड़ताल हुआ। एंड द गवर्नमेंट इम्पोज मार्शल लॉ, और वहाँ पर मार्शल लॉ, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कर्फ्यू से ऊपर होता है, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मतलब कोई घर से निकल नहीं सकता है। लेकिन बट द पावर ऑफ द पीपल फोर्स द ऑफिशियल्स ऑफ द एमएनसी टू फ्ली द सिटी एंड मेड द गवर्नमेंट टू कंसीड ऑल द डिमांड्स। लेकिन लोगों का दबाव इतना ज़बरदस्त था कि एमएनसी कंपनी वाले जो कर्मचारी थे उनको वहाँ से भागना पड़ा, भागने के लिए मजबूर हो गए, और फिर सरकार को इनकी सारी मांगों को मानना पड़ा। तो ये होता है प्रेशर और स्ट्रगल का परिणाम। द कॉन्टैक्ट विद द एमएनसी वाज कैंसिल्ड, और जो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में कॉन्टैक्ट था उसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। एंड वाटर सप्लाई वाज रिस्टोर्ड टू द म्यूनसिपैलिटी एट ओल्ड रेट्स, और म्यूनसिपैलिटी को पानी पुराने दर पर मिलने लगा। मतलब एक 1/4 दाम में मिलना शुरू हो गया। दिस केम टू बी नोन एज बोल्बियाज वाटर वार। इसको क्या बोलते हैं, बोल्बिया का वाटर वार कहते हैं। ये बहुत ही फेमस है। तो दो उदाहरण हम लोगों ने अभी देखा कि स्ट्रगल से, मूवमेंट से कैसे बड़े परिवर्तन आते हैं। एक तो नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ, और दूसरा जहाँ बोल्बिया के लोग पानी के लिए तरस रहे थे, पानी का दाम अनाप शनाप बढ़ा दिया गया था, वहाँ पर वाटर मूवमेंट हुआ, वार हुआ वाटर के लिए, और वहाँ के लोग सफल रहे। अब कंक्लूजन हम लोग क्या निकालेंगे, डेमोक्रेसी इवॉल्व्स थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल्स। तो डेमोक्रेसी निखरता है पॉपुलर स्ट्रगल से। डेमोक्रेटिक कन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व थ्रू मास मोबिलाइजेशन, और जो डेमोक्रेटिक कन्फ्लिक्ट होते हैं, विवाद होते हैं, उसको मास मोबिलाइजेशन से उसको ठीक किया जा सकता है। तीसरा है दिस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोबिलाइजेशंस आर बेस्ड ऑन न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, और ये जो है सो न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित होते हैं। फोर्थ है द प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाटर प्राइवेटाइजेशन इन बोल्बिया वाज नॉट लेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। और सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, बोल्बिया में जो वाटर वार हुआ ना, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शामिल नहीं थी। वहाँ के आम लोग, वहाँ के कम्युनिटी के लोग, ये लोग सब सारे शामिल थे। इट वाज लेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फेडेकोर, और ये जो है सो फेडेकोर है, जिसका नाम है फेडरेशन डिपार्टमेंटल कोचबाम्बिना डी रिगेंटे। मीनिंग क्या होता है इसका, कोचबम्बा फेडरेशन ऑफ इरीगेटर्स ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब इरीगेटर्स ऑर्गेनाइजेशंस जो थे, उन्होंने ये इस आंदोलन को का जो है नेतृत्व किया था, और वहाँ पे उनको सफलता मिली थी। तो हम देखते हैं प्रेशर ग्रुप्स। दीज आर ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। प्रेशर ग्रुप्स किसको बोलते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सरकार के पॉलिसी को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं प्रेशर ग्रुप्स। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, जैसे नाम सुना होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, नर्मदा को बचाने के लिए आंदोलन जो किया था। मूवमेंट फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए मूवमेंट चला था। एंटी लीकर मूवमेंट, दारू
को बंद करने के लिए मूवमेंट, वीमेंस मूवमेंट और महिलाओं का मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट, etc। ये सारे क्या हैं? प्रेशर ग्रुप्स हैं जिसके तहत सरकार की पॉलिसी को बदला जाता है या महिलाओं के हित में, पर्यावरण के हित में, लोगों के हित में, और ये सारे कार्य प्रेशर के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा, स्ट्रगल्स के द्वारा कराए जाते हैं। तो इस तरह से भी पावर पर नियंत्रण करने का एक तरीका यह भी है, स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स के द्वारा।